हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश दहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया, बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेट नंबर 2, जो कि शिफ्ट 2 में आपका एग्जाम हुआ था। ये आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 के सारे ही 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अगर आपको सेशन अच्छे तरीके से पसंद आता है तो आपको समस्या है मान लो, तो आप फीडबैक कर सकते हैं, आप कमेंट दे सकते, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आपको आना होगा छिंदवाड़ा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर में चर्च गेट के सामने आपको मिलेगा आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट का ऑफिस। तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। डिटेल आपको जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी ही डिटेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए डिस्कस करेंगे आज का सेशन और बहुत ही अच्छा लगने वाला सर आपको सेशन आज का। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनर आपसे बोलना चाह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1369 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा सर, आपसे ये पूछा गया। देखिए, बहुत ही आसान है क्वेश्चन आपका और हम समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। ये आपसे बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है। सर, वर्गाकार मैदान है मतलब एक वर्ग है। वर्गाकार मैदान है मतलब क्या है सर? एक वर्ग है। एक आपका ये वर्ग है। ठीक है जी। और ये बोल रहा है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब इसका आपको एरिया दे रखा। आपको पता है वर्ग की सारी ही भुजाएं क्या होती हैं सर? बराबर होती है। और एरिया होता है सर इसका ए स्क्वायर। एरिया क्या होता है सर? ए स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा। साइड इंटू साइड का स्क्वायर ही आपका कहलाता है। साइड इंटू साइड इज इक्वल टू कहलाता है आपका एरिया। अब एक्चुअली आपको दे रखा है वो एरिया का स्क्वायर, मतलब आपको दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। बोलो, बात आई समझ में? तो बताओ, क्या यहाँ से आप ए निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगा रूट में 1369। रूट में कितना हो जाएगा सर? 1369। क्लियर है क्या? अब आप एक चीज़ देखिए, ये किसका स्क्वायर हो सकता है? वैसे तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, पर फिर भी अगर हम निकालें तो किसका स्क्वायर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो एक चीज़ समझिए कि अगर हम 35 का स्क्वायर निकालें तो 35 के ट्रिक आपको पता है 25 होता है, और ये 3 चौके 12 होता है, मतलब 1225 होता है स्क्वायर। तो 36 का ये हो नहीं सकता। ये होगा सर 37 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? कितने का होगा सर? ये 37 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आ चुका है सर आपका 37। क्लियर है क्या? ए इज इक्वल टू आ चुका है आपका 37। ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। 3 में 1 अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3 आपका हो जाता है 12। क्लियर है क्या? चलिए, तो मेरे भाई ए इज इक्वल टू हो गया 37। आपसे पूछ रहा है इसका परिमाप बताइए। परिमाप होता है क्या? 4 इंटू ए। पेरीमीटर मतलब आप देखेंगे तो पेरीमीटर, ये सब आपका पेरीमीटर कहलाएगा। ये ए हो गई, ये ए हो गई, ये ए हो गई, और ये ए हो गई, मतलब 4 बार ए, तो 4 इंटू ए। तो 37 इंटू में 4 आपका पेरीमीटर हो जाएगा। 7 चौके 28, मतलब 148 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई, यहाँ तक आपको चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी दो भाई साहब हैं जो एक काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 42 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसी काम का 1/3 काम कितने दिनों में कर पाएगा? आसान सा क्वेश्चन है। करना क्या है देखिएगा, करना क्या है इस चीज़ को समझिएगा। एग्जामिनर आपसे बोलना चाह रहा है, एग्जामिनर आपसे बोलना चाह रहा है कि ए और बी मिलकर, अगर ए और बी मिल जाए तो एक काम को कर रहे हैं सर ये 14 डेज में। कितने दिनों में करेंगे? 14 डेज में करेंगे। अगर यदि ए अकेला उस काम को अकेला करे और ए अकेला उस काम को करेगा तो वो करेगा 42 डेज में। कितने दिनों में करेगा सर? 42 डेज में। तो सबसे पहले आपको पता है, जब हम टाइम नेटवर्क सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। तो 14 और 42 का जो एलसीएम हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 42। तो 14 तिया 42, और 42 एकम 42। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई सर, यहाँ से एक चीज़ समझ में आपको आ गई कि यहाँ से एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि सर ए और बी की जो ए आपका हो गया डेज, ये आपका हो जाता है टोटल वर्क, और ये हो जाती है एफिशिएंसी। तो यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए अकेले की 1 है, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 3 - 1 मतलब 2 आपकी बी की एफिशिएंसी हो चुकी। तो बी अकेला उस काम का 1/3 काम, तो टोटल काम कितना सर आपके पास? 42। तो बी अकेला जब कोई भी काम करेगा, याद रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो एफिशिएंसी इंटू डेज,
एफिशिएंसी इनटू में डेज इज इक्वल टू क्या होता है सर आपका टोटल वर्क। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बी के हमें निकालना है सर क्या, बी के डेज जो टोटल वर्क है आपका 42, इस 42 का 1/3 काम करेगा। कौन करेगा, बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी लगेगी। और बी की एफिशिएंसी कितनी सर आपकी 2 है, तो 3 से काट देंगे, कितने बचे 14 तिया 42 और 2 साते 14, मतलब बी अकेला काम करेगा 1/3 काम को कितने दिनों में सर 7 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। ठीक है जी, आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक घर की छत पर एक खंबा खड़ा है, मतलब एक छत आपकी ऑलरेडी एक घर है, घर से आपका एक छत होगी, छत के ऊपर भी एक आपका खंबा खड़ा हुआ है और घर की ऊंचाई आपको दे रखी है 25 मीटर। बिंदु P से घर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री और बिंदु P से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। बिंदु P भूतल पर स्थित है, खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, तो बिंदु P मतलब आपके ग्राउंड फ्लोर में है। तो आपसे क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये आप मान के चलिए एक डायग्राम आपका हो गया। ठीक है, ये डायग्राम आपका एक हो गया मानिए। तो सबसे पहले आप समझिए ये आपका अभी जो है ये जो है सर आपका यहाँ से ओके, ये जो हो गया आपका, ये आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया आपका बिंदु P और ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। इससे ये जो दे रखी है ये छत की ऊंचाई है जो कि दे रखी है 25 मीटर। कितनी दे रखी है सर आपकी 25 मीटर। और इसके ऊपर ही आपका एक खंबा है सर, इसके ऊपर ही क्या है सर आपका एक खंबा है, ये खंबा हो गया सर जिसकी ऊंचाई है x मीटर। और इससे इससे ही इसका उन्नयन कोण, इससे ही इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है सर, ठीक है। तो आप ये मानिए कि इससे देखो स्टार्टिंग में इसका एंगल कितना दे रखा है, तो बिंदु P से सबसे पहले बोला गया कि बिंदु P से घर के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, मतलब हमें ये पता चला कि ये एंगल है आपका 45 डिग्री। फिर आपको बताया गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना दे रखा है सर आपका 60 डिग्री, वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको खंबे की ऊंचाई बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, देखो बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए अगर मैं इस पूरे AP है मान लो, तो यहाँ तक अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगी सर कि आप यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये आपका 25 मीटर है, ये आपका दे रखा है 45, ये आपका है 90। आपको पता है अगर ये 45 90 तो ये भी 45 होगा, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बराबर। अगर ये 25 है तो ये भी 25 मीटर आपका हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि सर ये जो एंगल है हमारा ये कितना हो गया बताइए 25 मीटर। कितना हो गया भाई 25 मीटर। और जैसे ही ये 25 मीटर हुआ तो जो एक डायग्राम आपका दूसरा बना हुआ है ना, जो एक डायग्राम आपका दूसरा बना हुआ है उस डायग्राम की अगर हम बात करें, जो कि ये 25 मीटर आपका हो चुका है, ये है सर आपका 25 प्लस में x। ठीक है मेरे भाई, और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। ठीक, तो 60 डिग्री में होता है क्या सर, अगर मैं 1060 आपका यहाँ पे ले लेता हूँ तो 1060 मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना सर 25 प्लस एक्स अपॉन में 25, ये होता है सर √3, तो ये हो जाएगा 25 √3 माइनस में 25 माइनस में हो जाएगा सर 25 इज इक्वल टू हो जाएगा x। मेरे भाई 25 कॉमन आएगा तो हो जाएगा √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू x। और आपसे पूछा क्या गया सर, खंबे की ऊंचाई ही तो पूछा गया था। और जो खंबे की ऊंचाई कितनी निकल गई सर, x की वैल्यू निकल गई 25 √3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर आपका राइट आंसर। बताइए आया समझ में, है आसान क्वेश्चन, चलिएगा बहुत बेहतरीन। यहाँ से देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूट में 1764 है आपका, कितना है सर 1764, 1764 का होल स्क्वायर। तो देखना होगा कि 1764 स्क्वायर किसका होता है, ये तो आपको पता है ये होता है आपका 45 का। 45 का अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो 45 45 किसका होता है 55 25 और 4 पंचे 20 2025। ठीक, तो ये हो गया सर स्क्वायर आपका 45 का। अब बात आती है देखो ये 45 से कम है, 45 से क्या है कम है। 40 का स्क्वायर जो होता है सर वो होता है कितना 1600। ठीक है, तो ये 41 का नहीं हो सकता क्योंकि 1681 होता है। ये होगा सर 42 का स्क्वायर होगा सर, कितने का स्क्वायर होगा ये 1664, ये होगा सर 42 का स्क्वायर। तो ये हो गया सर आपका 42।
इनटू में। ये 441 आपका कितने का होता है, तो बोलो 21 का होता है। 625 आपका होता है सर 25 का। और माइनस में देखो, जब भी आप याद रखिएगा कि a अपॉन बी, अगर ये -1 है तो इसको आप लिख सकते हैं b अपॉन ए। बोलो बात आई समझ में, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका यहाँ से हो चुका है खत्म। बस अब आपका रह गया थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बस आपको करना है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 7×6 = 42, 7 या 21 दूनी 42 डायरेक्ट। कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 और 5 9 के 45 और 5 25। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 अपॉन में 9 माइनस में 4/3। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4×3 = 12, मतलब माइनस में 2 अपॉन में 9 माइनस 2/9। कुछ गलत कर दिए सर यहाँ पे, 7×21। अच्छा यहाँ मैंने लिख 21 दूनी 42 और 5 दूनी 10 हो गया, ये 9 हो गया। 4/3, 3×3 = 9, 4×3 = 12, 2/3 आना चाहिए। कहाँ गलती कर दी भाई हम लोगों ने, 4/3। अच्छा सर ये स्क्वायर था ना, ये 4/3 का क्या था सर, ये स्क्वायर तो भूल ही गए हम लोग। कितना था, ये स्क्वायर था। तो ये हो जाएगा सर आपका 4×4 = 16 और 3×3 = 9। अब क्वेश्चन आपका ख़त्म है। कितना हो जाएगा, माइनस में 6/9, मतलब कि 3 दूनी 6 और 3×3 = 9, माइनस में 2/3। ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका राइट आंसर। भाई हमने बोला कहाँ गलत हो चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया भाई कि 9900 को 3 व्यक्ति हैं आपके ए बी और सी के बीच विभाजित करें। यदि ए और सी का हिस्सा 4:18 के अनुपात में है और बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 50% है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, आपको ये पूछा गया। देखिएगा बहुत ही बढ़िया और आसान लेवल का क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे कि 9900 टोटल जो रुपए हैं आपके पास, टोटल जो रुपए हैं आपके पास कितने हैं सर, 9900 रुपए हैं। टोटल कितने रुपए हैं बताइए, 9900 रुपए। ए बी और सी के बीच विभाजित करना है। ए और सी का जो हिस्सा है 4:18, मतलब ए और सी का जो हिस्सा है सर वो 4:18 के अनुपात में है। कितने अनुपात में सर, 4:18 के अनुपात में है। और बी का जो हिस्सा है आपका, बी का जो हिस्सा है वो ए और सी के, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो बी का हिस्सा है वो ए और सी के कुल हिस्से का 50% है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि जो आपको ए और सी का हिस्सा 2 दे रखा है, और अगर ए और सी को आप जोड़ दें तो कितना हो रहा है, ये 22, मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई 22, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 11। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि सर 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 11। आपके पास यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई सर, 11। यहाँ से देखेंगे टोटल, अगर हम एबीसी का सम देखें तो 3 हो रहा है। 3 × 11 अगर आप करेंगे तो कितना हो रहा है सर आपका 33। हमें निकालना है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा तो वैसे ही निकल गया सर, बी का हिस्सा कितना निकल गया बताइए, 11। तो हमने बोला कि जो 9900 रुपये गिवन है, ये टोटल वैल्यू हो गई कितने की, ए बी सी की। और ए बी सी का टोटल वैल्यू कितनी होगी सर यहाँ पे 33, और मुझे चाहिए बी का हिस्सा। तो बी की वैल्यू कितनी सर 11। बस अब आप देखिए 11×3 = 33 हो जाएगा, और 3 से अगर काट देंगे तो 3×3 = 3×3 = 3300 रुपये आपका यहाँ पे बढ़िया सा बेहतरीन सा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए चलेगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। यहाँ से आ रहा है आपको समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 है सर यहाँ पे, इसको देखो ये आपका 3 की पावर 5 है माइनस में। ये सर यहाँ पे आपको पता है जब इसको पॉजिटिव करेंगे कैसे, जब इसको 3 की पावर 5 कर देंगे, अंश का हर का अंश कर देंगे, तो ये दोनों तो कट गया सर, बचा आपके पास यही है जो कुछ है। तो उसको ही सॉल्व किया जाए कि कैसे सॉल्व करेंगे। 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ओवरऑल पावर कितनी है आपकी 12, ठीक है, प्लस 3 की पावर 2, ओवरऑल पावर है आपकी 13। ऐसे ही 3 की पावर 3, ओवरऑल पावर है आपके पास 6। ऐसे ही 3 की पावर 2, ओवरऑल पावर है आपके पास 14। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, है ना, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर ये हो गए 3×12 = 36, 3 की पावर 36 प्लस 3 की पावर 13 दूनी 26। यहाँ बोल सकते हैं 3 की पावर 18 और प्लस बोल सकते हैं 3 की पावर 14 दूनी 28।
ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ से आप क्या काम कर सकते हैं, 3 की पावर 26 अगर आप कॉमन निकालें तो बचेगा कितना सर आपके पास, वो बचेगा सर आपके पास 3 की पावर 10 प्लस में 1। ऐसे ही अगर आप यहाँ से 3 की पावर 18 को कॉमन निकाल लें तो बचेगा सर आपके पास 1 प्लस 3 की पावर 10। और ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं सर आपकी आपस में कट जाने वाली, सीधी सी बात, ये वैल्यू आपकी आपस में कट जाएगी तो बचेगा कितना ये। आपको पता है कि अगर बेस आपका सेम है a की पावर m a की पावर n तो वो हो जाता है a की पावर m-n हो जाता है। बेस सेम है तो आपकी घातें क्या हो जाती हैं, 26 में से 18 के तो कितना बचा सर आपका, ये कितना बचा सर, 8, 3 की पावर 8 बच जाएगा। 3 की पावर 8 का मतलब ये बाहर आएगा तो 3 की पावर 4 बचेगा सर ये। ठीक है, और 3 की पावर 4 कितना होता है सर, 3 की पावर 4 होता है आपका 21। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। बताओ, बात आई समझ में। ठीक, नहीं 3 की पावर 8 आपका 4 कैसे होगा, ये तो गलत कर दी सर हमने। 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 तो होगा कैसे, 3 की पावर 8 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 8 बार लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दो, 2 4 2 6, सही तो था, 2 8 1 3 3 27 सही तो आया था सर, पता नहीं कन्फ्यूजन हो गया। 3 सही करा था पहले स्टार्टिंग में ही सही किया था। 3 की पावर 8, 8 कितना हो जाएगा सर आपका 81 तो होगा। 3 की पावर 4 वापिस आएगा ना, सीधी सीधी बात। 3 की पावर 8 का मतलब 3 की पावर 8 का मतलब 3 का 8 बार गुणा, तो उसमें से 4 बाहर आ जाएगा, तो 3 की पावर 4 बिल्कुल सही था। ठीक, चलिए कभी कभी हो जाता है डाउट। देखिए यहाँ से आपका 4 है, 4 से बाहर क्या आएगा सर आपका 2, 7 और 2 मिलके हो जाएगा सर आपका 9, 9 से बाहर आएगा 3, ये हो जाएगा आपका 100, 100 से बाहर आएगा 10, ये हो जाएगा 25, 25 से बाहर आएगा 5, ये हो जाएगा 36, और 36 से बाहर आएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली आए हुए हैं, ठीक है, तो आप खुद देख पा रहे हैं क्या लेवल आ रखा है आरआरबी एनटीपीसी में। देखिएगा, अल्फा रेशो बीटा आपका दे रखा है 15:22, बीटा रेशो गामा दे रखा है 12:13। अल्फा बीटा गामा आपको निकालना है, चाहो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मैं आपको दो तरीके इस क्वेश्चन के बताऊंगा। सबसे पहले इस बेसिक क्वेश्चन को देखिए कि जो भी हम ये निकाल रहे हैं ये अल्फा बीटा गामा का रेशो, मतलब ये सारा ही रेशो किसका है सर, अल्फा बीटा गामा का। तो रेशो को अगर हम, ये रेशो आपका कन्वर्ट होने के बाद है, तो रेशो कभी भी कन्वर्ट होने के बाद अपनी इनिशियल कंडीशन को नहीं भूलता है। कहने का मतलब है कि अल्फा और रेशो बीटा का जो रेशो है वो रहेगा 15:22 ही रहने वाला है, चाहे कुछ कर लो आप। तो उसको चेक कर लो, ये देखो 15:22 हो पाएगा कि कहीं से कहीं तक। भाई अगर मान लो इसको किससे कटे गए, 5 और 3 8, कटना ही नहीं है तो ये वाला हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर खत्म। 45 और 66 का देख लो, 3 से कट सकता है, 3 से 15 बार, 3 दूनी 6, 3 ये हो सकता है। ये किससे कर जाएगा सर, 15 छिक्के 90, 6 से कर जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और 6 से ये 15, मतलब 15:11 आ गया। और इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 है तो 2 से चलेगा 45 बार, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, फिर 3 से और काट देंगे तो 3 से 15 बार, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। क्या हो सकता है सर, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। फिर आपको चेक करना है बीटा रेशो गामा 12:13 होना चाहिए। ये देखिए अगर आप इसको काटें तो 12 तो कभी आ नहीं पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ये आ जाएगा 12:13। इसको अगर आप इससे काटे सर, इसको 6 से, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 11 से कटेगा सर, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 11 33। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिक मेथड, आप क्या काम करिए, अल्फा रेशो बीटा आपको गिवन है कितना सर, 15:22। ऐसे ही बीटा रेशो गामा आपको कितना गिवन है सर आपका, 12:13। ठीक, आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो बीटा है, दोनों जगह बीटा आपका इक्वल है, तो बीटा आपका होना चाहिए इक्वल। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, 22 और 12 को इक्वल करना पड़ेगा, 22 और 12 को इक्वल करना पड़ेगा। 22
और 12 को इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या काम करना, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो हो जाएगा कितना, 132। कितना हो जाएगा सर, 132 आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा सर 132। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 में किसका, 22 में करना पड़ेगा 6 का, और 12 में करना पड़ेगा सर किसका, 11 का, तब जाके बनेगा। ठीक है, तो बस कहानी खत्म। 15 छिक्के 90, ये हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 11 तिया 33 का 3 बचा 3, 11 कम 11 और 3, 90 रेसो 132 रेसो 143। ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा आपका राइट आंसर। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया सर, ठीक है। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो देखिए आप पहले क्वेश्चन को ऐसे ही सोचिए, ये 7x² है, स्क्वायर है, और कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 5x²। 7x² 5x² हो गया सर 12x²। कहाँ कहाँ दे रखे हैं, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते, दो आंसर आपके हो सकते हैं। फिर आप देखिए कि ये जो हो जाएगा s -5x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका बस -5x ही रहेगा, तो ये भी सही है। अब ये +1 रहेगा कि -1 रहेगा, तो ठीक है, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये रहेगा 15, तो +1 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी अकेला उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि ए और बी दो भाई साहब अगर मिल गए तो वो उस काम को 10 दिनों में पूरा कर देंगे। अगर बी अकेला उस काम को कर देगा कितने दिनों में सर, 15 दिनों में पूरा कर देगा। बोलो बात आई समझ में। सबसे पहले निकाल लो एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। यहाँ से होगा क्या, ए और बी की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ से निकलेगी ए की एफिशिएंसी जो कितनी हो जाएगी बताइए, 1। 3 - 2 1। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए के निकालना है हमें डेज। डेज जब भी निकालते हैं तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी आ जाती है। टोटल वर्क हमारा 30 है, ए की एफिशिएंसी हमारी 1 है, आंसर आ जाएगा 30 डेज। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अतुल की महीने की इनकम 16,000 रुपये है। वह 5,500 किराए पर और 2,500 रुपये बिल पर खर्च करता है, और बाकी पैसे हर महीने बचा लेता है। तो जो भी पैसा बचेगा वो सेविंग हो जाएगा। अगर एक महीने में वह अपनी पूरी महीने की बचत अपने जन्मदिन के सेलिब्रेशन पर खर्च कर देता है, तो पूरे साल की उसकी कुल बचत कितनी होगी। तो सबसे पहले बस सेविंग निकाल के इंटू 12 करना और कुछ नहीं करना भाई। 16,000 टोटल इनकम है, 5,000 और 2,500 मिलके हो जाएंगे 5 और 2 7 और 8,000। मतलब बचेगा जो सेविंग रही होगी व्यक्ति की वो रही होगी 8,000। कितनी रही होगी 8,000। तो 12 महीने के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, 12 × 96, 12 × 96,000। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पूर्णांक 100 वाली एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए और ए ने 75 अंक प्राप्त किए। ए के अंक बी के अंकों का कितना परसेंट है आपसे पूछा है। टोटल अंक है आपके पास 100। तो देखो ए और बी, सबसे पहले तो क्या काम करो, रेशो निकाल लो। ए ने कितने अंक प्राप्त किए, तो बोलो 75। बी ने बोलो तो बी ने प्राप्त किए 54। तो क्या काम कीजिए, सबसे पहले आप रेशो निकाल लीजिए। 3 से काट लेंगे, 3 से 25 बार कर जाएगा, 3 से कर जाएगा 18 × 54। ठीक है भाई। तो बोला है ए के अंक बी के अंकों का, बी के अंकों का मतलब नीचे कौन आएगा, बी आ जाएगा, बी के अंक ऊपर आ जाएगा ए के अंक इंटू 100%। आएगा नहीं आएगा बताइए, बिल्कुल। तो नीचे बी आ जाएगा 18, ऊपर आ जाएगा 25, इंटू में आ जाएगा 100%। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, इतना ज़्यादा या कम पूछते तो आप डिफरेंस लेते ऊपर, पर ऐसा तो पूछा नहीं गया आपसे। तो हो जाएगा 2 9 के 18 और 2 से चला जाएगा 50 बार, 25 पंचे 125, मतलब हो चुका है 1250 अपॉन में 9। अब बस यहाँ से हम थोड़ा सा आप देख लेंगे कौन सा आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है डायरेक्ट कि यही होगा करके, क्योंकि 9 × 1 = 9, बचेगा 3, 9 × 3 = 27, नहीं 9 × 1 = 9, बचेगा 3, 9 × 3 = 27, 36, 27 सही है, 9 × 8 = 72, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बनेगा सर आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा। एक ट्रेन 180 किलोमीटर की 3 समान दूरियां को क्रमशः 45 km/h, 60 km/h और 90 km/h की चाल से तय करती हैं। तो 3 दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। देखो अगर आपकी डिस्टेंस सेम है
तो उस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले क्या काम करिए, या तो आप, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 180/45 भी आपको कर सकते हो। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि भाई अगर 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो सबसे पहले 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, प्लस यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। फिर आपका 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम सेम डिस्टेंस जा रहा है। हम टाइम को जोड़ रहे हैं बस यहाँ से 90 की स्पीड से। कितना हो जाएगा बताओ? 15×3 = 45, 15 × 15, 15×2 = 30, 30×4 = 12। ये हो जाएगा 4 आवर, ये हो जाएगा 3 आवर, ये हो जाएगा 2 आवर। ये हो गया टोटल आवर। 4 3 7 और 2 9 आवर। ऐसे भी किया जा सकता है। और अगर आप चाहें डिस्टेंस नहीं तो आप इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ले लें कि 45, 60 और 90, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा फिर से वही 180 ही आना है। तो वैसे के वैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप में 8 मीटर पर सेकेंड की दर से जल प्रवाहित होता है, और जो 12 मीटर, 9 मीटर और कितनी 4.41 मीटर विमाओं वाली खाली आयताकार टंकी को भरने में पाइप को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। तो सीधा सीधी बात यह है कि एक जो है आपको गिवन है, एक आपका पाइप है जो कि बेलनाकार है, जो कि आपका क्या है सर, एक पाइप है जो कि आपका बेलनाकार है। बेलनाकार पाइप आपका हो गया। इस बेलनाकार पाइप में आपका पानी भरा हुआ है जो कि जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो याद रखिएगा जो 8 मीटर पर सेकेंड, इसमें हाइट ही आपकी हो जाती है 8 मीटर। क्लियर है क्या? इसको ध्यान रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट में हमेशा जो स्पीड आपको गिवन होती है वो आपकी हाइट बन जाती है। अब ये हो क्या रहा है सर, यहाँ से 21 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हमें और गिवन है। तो रेडियस कितनी होगी सर आपकी 21/2 सेंटीमीटर। कितने दे रखी है? सेंटीमीटर में है जी। बाकी सारा डेटा आपका इसमें किस में है? मीटर में है। ये भी आपका 8 मीटर में है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, वाली एक आयताकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो याद रखिए कि इसमें वॉल्यूम हम दोनों का बराबर कर लेंगे। एक्चुअली जो पानी आपका जा रहा है सर, एक आपका देखा जाए तो टाइप का कुछ, या आप मान के चलिए कि ऐसा कुछ घनाभ है आपका जिसमें पानी जा रहा है, जिसकी जो 12 मीटर, 9 मीटर, 4.41 मीटर, ऐसा कुछ आपकी लेंथ, हाइट और ऊंचाई है। तो ये पानी आपका सर यहाँ जा रहा है। समझ में आया? तो दोनों का वॉल्यूम आपका बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर, जितना पानी यहाँ रहा होगा उतना पानी कहाँ आएगा? एक टंकी में आएगा। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम दोनों का बराबर कर दीजिए। वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम में 2। इसका वॉल्यूम क्या होगा सर? एक बेलन है तो बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h, है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला सर 22/7 आर। आर कितना बताइए? 21/2 इंटू में 21/2, ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, πr²। एच, एच क्या हो जाएगा आपका? 8। ठीक है, बढ़िया बात है यहाँ तक। अच्छा, πr²h। अब इसमें याद रखिएगा इंटू में आएगा सर यहाँ पे टाइम। इंटू में क्या आएगा? टाइम, जो बराबर होगा किसके? वॉल्यूम के बराबर होगा, जो कि कितना दे रखा है? 12 मीटर, है ना, इंटू में 9 मीटर, और इंटू में दे रखा है 4.41 मीटर। बोलो बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मीटर में सर, ये आपका सेंटीमीटर में, या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो या तो सबको मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे। आंसर जो भी आएगा वो आएगा मिनट में। आंसर किस में आएगा सर आपका? जी। तो हम क्या काम करेंगे कि ये सेंटीमीटर हम सबको ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो मीटर में है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी था। ये आपका जो 12 था, 12 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1200 हो जाएगा। ये आपका 900 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो मल्टीप्लाई होगी इसका पॉइंट हट जाएगा। मल्टीप्लाई होकर क्या हट जाएगा सर इसका पॉइंट, तो ये 441 हो जाएगा। क्लियर है क्या? पॉइंट हट गया, 441 हो गया। अब ये पूरा पलट के नीचे जाएगा। इसमें एक चीज़ और है सर, इसमें जो टाइम है आपका, ये मीटर पर सेकंड में था, तो टाइम इंटू में 60 करना पड़ेगा, तो फिर आपका पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ से कामयाब। तो टाइम इज इक्वल टू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 12, या फिर चाहो तो डायरेक्ट काट दो यहाँ से, है ना, डायरेक्ट काट दीजिए यहाँ से। देखिए ये 21 तो पूरा पूरा चला गया सर 441, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8।
ठीक है जी, इतना तो समझ में आया है। अब देखिए ये 2 से चला जाएगा 6 बार, 6 से ये पूरा चला गया 10 बार। एक जीरो से आपका ये एक जीरो ख़त्म कर दीजिए। है जी, और कुछ गया क्या? 2 से ही इसको और काट सकते, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से चला जाएगा ये 50, ये 2 से चला जाएगा ये 2 5 10, 5 बार। और कुछ जा रहा है कि सर यहाँ से? और कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो t इज इक्वल टू हमारा जो आएगा, यहाँ बचा हमारे पास 9, हमारे पास बचा यहाँ पे 5, तो मैं 100 तो है ही। ठीक है, इतना ही बचा है। हाँ जी, और अपॉन में यहाँ से बच रहा है, अच्छा इंटू में हो रहा है 7, ये वाला 7 और नीचे आ जा रहा है 11। तो बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो रहा है? 9 5 45 और 45 है ना, 9 5 45 बचा और इंटू में 7, 7 5 35 का 5 बचा 3 और 7 4 28 3 31, 3,315 है ना। और ये 1100 है, अपॉन में आ जाएगा 11। काट लीजिए, कितना आएगा? 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो 11 दूनी 22। तो ये आंसर खत्म, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन में से एक आंसर आपका होगा। 11 दूनी 22, बचेगा कितना भाई आपके पास? 9, तो ये हो जाएगा 11 8 88। ठीक है, तो 28 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इसको बस यूनिट का है कि आप यूनिट सबको चेंज कर लें तो क्वेश्चन आपका बढ़िया तरीके से हो जाता है। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जो 8 मीटर पर सेकंड गिवन था, जो मीटर है वो आपकी हाइट बन जाती है, जो हाइट हमने यहाँ लिख ली, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम अपना था कितना? एल इंटू बी इंटू में। ये आपको ध्यान रखना। चलो भाई देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा? देखो भाई, मुकुंद ने बैंक में 57,000 रुपये जमा कराए भाई। ठीक है, मुकुंद ने बैंक में 57,000 रुपये जमा किया है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित करने पर यदि पहले वर्ष ब्याज की जो दर है वो है 10% और दूसरे वर्ष में ब्याज की दर पिछले वर्ष की तुलना में 3% भाई बढ़ रही है, तो उसे 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, आपसे ये पूछा। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सर। वो आपसे ये बोल रहा है कि मुकुंद जो भाई साहब है उसने 57,000 रुपये, 57,000 रुपये जमा किए। कितने जमा किए बताओ? 57,000 रुपये जमा किए। और 57,000 रुपये में जो पहले वर्ष उसको ब्याज मिल रहा है सर, फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 10%। और जो दूसरे वर्ष उसको ब्याज मिला वो मिला सर कितना? 3% बढ़ गया, मतलब ये हो जाएगा 13%। ये आपको ब्याज मिल रहा है। तो उसे 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? बहुत सारी मेथड है सर क्वेश्चन करने की। रेशो मेथड से हम इसको कर लेते, पर चूंकि ये 13% हो गया है तो 100 का 113 हो जाएगा, तो क्वेश्चन वहां जाके फंस सकता है। तो हम इसको सक्सेसफुल से कर लेते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसका बेसिक से भी कर सकते हो, पर आप इसमें सक्सेसफुल लगा लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो कितना हो जाएगा देखिए, लगभग आपका ये 10 + 13 + 10 इंटू 13 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई? 100। ये हो जाएगा आपका 23 प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा सर आपका 1.3, मतलब टोटल अगर देखेंगे तो 24.3% मिलेगा 2 साल का CI। क्लियर है क्या? 24.3%। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन लगभग लगभग नज़दीक है, तो पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक, बढ़िया। तो देखो 57,000 का हम निकाल लेंगे सर 24.3%। कितना निकाल लेंगे? 24.3%, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें CI ही तो चाहिए। देखो परसेंटेज से आपके 2 जीरो खत्म, एक पॉइंट से एक और जीरो खत्म, तो फाइनली आपको मल्टीप्लाई जो करना है सर वो करना है 57 इंटू 243 का। ठीक है, इसको डिजिटल सम लगा के भी देख सकते हैं, पर आप वैसे ही कर लीजिए बेसिक से। तो 243 में आपको 57 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको 243 को आप कर लीजिए 57 इंटू में 250 माइनस में 7 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 25 7 175 का 5 बचेगा 17, 25 पंचे 125, 7 और 5 12 का 2 बचा 1 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा 1400। ठीक है, 1425 मतलब 14,250 हो जाएगा। माइनस 749 का 9 बचेगा 4, 7 5 35 और 4 39, तो हो जाएगा 10 में से 9 गए 1, 14 में से 9 गए आपका बचेगा 5। ठीक है, तो 51 लास्ट में आ रहा, 14 में से 9 गए 5, यहाँ बचेगा कितना? 11 में से 3 गए 8। ठीक है, 13,851, 14,851। कितना बचेगा सर? 14 नहीं, सॉरी 13 आएगा ना यहाँ पे, 13,851। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, अब इसको डिजिटल सम से भी ट्राई कर लीजिए एक बार। डिजिटल सम किसका निकलेगा, इसका निकलेगा। उसके पहले बार ऑप्शन का डिजिटल सम देखना पड़ेगा कि ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है। 13,851 आपका आंसर है। कितना आंसर है सर आपका, 13,851। अच्छा, अब ऑप्शन जो है आपका सबसे पहले देखिए, चार दो और एक और एक दो, 3 4 3 7, इसका डिजिटल सम निकल रहा है सर 7। 3 और 1 4, 4 और 5 9, खत्म। एक डिजिटल सम हो गया सर इसका। 6 और 3 9 खत्म। 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 7 दो बार डिजिटल सम आपका सेम हो गया, इसलिए डिजिटल सम तो नहीं रख सकता। क्लियर है क्या, तो आंसर आपका फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा भी। चलिएगा देखेंगे, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण आपका छोटे कोण से 16 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा। देखो इसको तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आपसे बोल रहा है दो संपूरक कोण। आपको पता है कि दो संपूरक कोण जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, इनका सम होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, और वो आपसे बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 16 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 16 डिग्री अधिक है। वो ऐसा आपसे बोल रहा है, तो एक तो आप इसको इक्वेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि छोटा कोण कितनी डिग्री है। तो अगर हमें छोटा ही डिग्री कोण निकालना है तो हम एक काम कर लेते हैं, हम माइनस लगा लेते हैं। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। ये खत्म, तो 2 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया सर, ये 10 में से 6 गए 4, और 7 में से 1 गए 164, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो बीटा इज इक्वल टू कितना 82 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। एक तरीका और है, आप अगर इसको ऑप्शन से करते, पर ऑप्शन में लंबा चल जाएगा शायद। ठीक है, यही सही है। तो छोटा कोण निकल गया सर भी आपका बीटा। बड़ा कोण निकालना तो 180 माइनस 82 कर देंगे तो बड़ा कोण निकल जाएगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे अभी कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70, एक व्यापारी, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आते ही आते हैं भाई। ठीक है मेरे दोस्त, एक व्यापारी को एक कमीज 850 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती। अगर व्यापारी वो सेम कमीज को 1530 रुपये में बेचता है तो उसको X% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि कितने का लाभ होगा। तो आप बोलोगे सर अगर 850 रुपये बेचेंगे तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लें कि वो आपसे बोल रहे हैं अगर व्यापारी सेलिंग प्राइस कितना है उसका 850, तो व्यापारी को लॉस हो रहा है कितने का, तो बोलो 5% का। अब व्यापारी ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसी कमीज को बेच दें किससे, 1530 से, तो हमें कितने परसेंट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यही आपसे पूछा गया है। तो क्यों ना हम पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लें, इससे क्वेश्चन हमारा और आसानी से हो सकता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं सर, ये जो वैल्यू है 850, ये 850 आपकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी रहेगी बताओ, ये वैल्यू रहेगी 5% कम। लॉस कितने का हो रहा है, 5% का, मतलब 100 में से 5 गया तो कितना 95% की वैल्यू है ये। परसेंटेज का जीरो हमने यहाँ लगा ली, तो ये हो गया पूरा पूरा आपका कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस तो आपको दे ही रखा है, कितना है बताइए, 1530। अब यहाँ से बस आपको कैलकुलेशन करना है और क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है भाई। तो हमें करना क्या है, देखिए ये आप देखेंगे तो 5 से काट लेंगे, अगर आप इसको 5 से 19 बार जाएगा, 5 से काट लेंगे तो 170 बार चल जाएगा, और 17 90 होता है 153, और जीरो से जीरो भी आपका कैंसिल। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका 100, और 19 90 होता है 171। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 71% का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 71%। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। और प्रॉफिट लॉस हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, रोहित नामक एक पंसारी को क्रमशः 130 रुपये पर केजी और 150 रुपये पर केजी वाले दो प्रकार के बेसन को इस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 145.50 रुपये पर केजी हो जाए। तो सीधा सीधा एलिगेशन का क्वेश्चन बनता है, और एलिगेशन के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए कि एक व्यापारी है जो पहले वाली क्वांटिटी दूसरी वाली क्वांटिटी को मिला रहा है। पहला जो नामक पंसारी है, रोहित नामक पंसारी, 130 रुपये वाले केजी, तो पहले जो बेसन मिला रहा है वो 130 रुपये पर केजी का बेसन है। इस बेसन को मिला रहा है वो किससे, 150 रुपये पर केजी के बेसन से। ठीक है, मतलब थोड़ी खराब वाली क्वालिटी को थोड़ी अच्छी वाली क्वालिटी के साथ मिला दिया। तो किस अनुपात में उसको मिश्रण करें जिससे मिश्रण का जो एवरेज मूल्य है वो 145 समथिंग उसका पहुंच जाए, वो आपसे ये पूछे। तो देखिए क्वेश्चन ही यहाँ से ख़त्म हो जाता है। बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ से एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। 150 में से 45, 145.5 जाएंगे तो 4.5 बचेगा, ये आपका रेशो हो गया। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 30 40 15.5 आपका हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
5 9 के 45, 5 दिए 15, 5 एकम, तो 9:31 के रेशो में अगर वो मिलाएंगे तो उन्हें भाई बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा और वो 145.50 रुपये पर केजी में 9:31 के मिश्रण में रेशो में इन चीज़ों को मिला सकते हैं। आ जाइए एक और शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन हुआ करता था एसएससी का। एक टाइम था जब ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया करता था एसएससी में, ठीक है, और ये आजकल आ रहा है रेलवे में। तो अब एक नया दौर चालू हुआ है, नई कहानी लिखी जाएगी। देखिए, ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:20 AM पर निकलती है और उसी दिन 30:20 PM पर स्टेशन एन तक पहुंचती है। अब ट्रेन बी स्टेशन एन से 9:20 AM पर निकलती है और उसी दिन 4:20 PM पर स्टेशन पर पहुंचती है। तो ट्रेन ए और बी के मिलने का समय आपसे पूछा गया है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, देखिए पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका मीटिंग टाइम वाला। क्वेश्चन किसका है ये? मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम क्या होता है? मिलने का समय। और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपको पता है कि सर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड की जगह यहाँ पे हम लेते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो व्यक्ति एक ही दिशा में जाएंगे या तो दो व्यक्ति आसपास से चलेंगे। तो ये S1 S2 है, तो ये रिलेटिव स्पीड इसकी S1 माइनस S2 हो जाती है, और ये S1 S2 है तो रिलेटिव स्पीड इसकी S1 प्लस में S2 हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है। चलिएगा, पहले बोल रहा है स्टैंड ए स्टेशन एम से, तो स्टेशन एम आपका ये हो गया, स्टेशन एन आपका ये हो गया। अब ट्रेन ए जो है स्टेशन ए से 7:20 AM पर निकलती है, तो ए वाली ट्रेन यहाँ से निकल रही है, कितने बजे निकल रही है? 7:20 AM पर, है ना, AM पर निकल रही है। अब आपको करना क्या है कि इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो ट्रेन पहली वाली ट्रेन ए है, जो ट्रेन जिस टाइम पे निकल रही है और जिस टाइम पे पहुंच रही है, उन टाइम को आप एक ही तरफ लिख लें, ठीक है। 7:20 AM पे निकली, मतलब ये स्टार्ट की इनने यहाँ से, और एंड मतलब पहुंच गई वो कितने बजे पहुंच गई? तो बोलोगे सर 7:20 AM पर निकली और उसी दिन 3:20 PM पर पहुंच गई, ठीक है। फिर दूसरी ट्रेन की बात कर लें, एन पर पहुंच गई। फिर ट्रेन बी जो निकलती है कितने पे? इस टाइम को ध्यान रखिएगा, हमेशा उस टाइम में ही आपको जोड़ना पड़ता है। तो ट्रेन बी आपकी यहाँ से निकली कितने बजे निकली? तो इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि इसी टाइम में आपको जोड़ना पड़ेगा। ये निकली सर आपकी 9:20 AM पे, ठीक है, 9:20 AM पे निकली और पहुंच कितने बजे गई? तो उसी दिन ये 4:20 PM पर पहुंच गई, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पहुंच गई? एम में। ए और बी का मिलने का समय आपसे पूछा है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप बढ़िया तरीके से कभी आप नहीं भूलेंगे कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले क्या काम करना, देखो इन दोनों का टाइम देख लो, कितने घंटे लग गए ट्रेन ए को और कितने घंटे लग गए ट्रेन बी को। ट्रेन ए को कितने घंटे लग गए एम से एन तक पहुंचने में, और ट्रेन बी को कितने घंटे लग गए इससे एन से एम तक पहुंचने में। तो आप देखेंगे 7:20 है, मतलब इसमें 40 मिनट आप जो 40 सेकेंड 40 मिनट अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 और 4 12, 4 3 7, तो टोटल इसको लग गए सर 8 घंटे। कितने घंटे लग गए बताइए? 8 घंटे। इसको देख लीजिए, ये 9:20 है, मतलब इसमें 40 आप जोड़ेंगे तो बच जाएंगे 10 10 और 2 12 4 6 6 और 1 7, टोटल कितने लग गए सर इसको? 7 घंटे। तो आप देख रहे हैं कि पहली वाली जो ट्रेन है आपकी ट्रेन ए, इसको लग रहे हैं 8 घंटे, और दूसरी जो ट्रेन है सर ट्रेन बी, इसको लग रहे हैं 7 घंटे। तो ये हो गए सर आपका आवर। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो सर ये हो जाता है 7 और 56, और 56 आपका जो बन जाता है यहाँ पे, वो बन जाती सर आपकी डिस्टेंस। तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया 56 किलोमीटर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। और यहाँ से जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगी? स्पीड, क्योंकि ये है ना सर डिस्टेंस आपने मान ली, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 8 7 56, इस 7 किलोमीटर पर आवर जो आ रही है वो आपकी स्पीड आ रही है, और ये 8 किलोमीटर पर आवर जो आएगी वो आपकी स्पीड आएगी। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मीटिंग टाइम वाला क्वेश्चन करते हैं, हमें ध्यान इस चीज़ का देना है कि हम दोनों का टाइम इक्वल कर लें। तो आप देखो ये ट्रेन जो निकल रही है शुरुआत में, ये ट्रेन निकल रही है 7:20 पे, और ये ट्रेन निकल रही है कितने पे? 9:20 AM पे। 7:20 वाली ट्रेन को मैं 9:20 AM तक और चला लेता हूँ। कितने बजे तक चला लेता हूँ? 9:20 AM पर। तो यहाँ से चीज़ें आपकी और आसान हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कितने घंटे चल जाएंगे? टोटल 2 घंटे।
कितने घंटे चल जाएगी, 2 घंटे। तो आप देखो ट्रेन ए को 2 घंटे चलाओ, ट्रेन ए की जो स्पीड है वो कितनी है सर, ट्रेन ए की स्पीड ये होगी 7। इसको अगर आप 2 घंटे चलाएंगे तो कितना किलोमीटर चल जाएगी सर, ये 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर इसको चला दीजिए। अगर ये 14 किलोमीटर चलेगी तो बचेगा फिर रिमेनिंग डिस्टेंस, जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 किलोमीटर। बताओ इतनी बात समझ में आई। और जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि 2 घंटे आपने इसको ऑलरेडी चला लिया, अब मिलने का समय निकालना है, तो सर 42 किलोमीटर वाला आपका डायरेक्ट बचा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 42 किलोमीटर आपकी बची है डिस्टेंस। और अब देखो यहाँ से ट्रेन आपकी जा रही है ए, यहाँ से आ रही है बी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी सर, 7 और कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये हो गया आपका टाइम। बताइए समझ में आया? अरे बताइए समझ में आया नहीं आया? अब दोनों का टाइम एक सा हो गया सर, ये वाली जो ट्रेन है ये भी 9:20 पे निकली है और ये वाली ट्रेन भी 9:20 पे निकली है, तो टाइम का लोचा ही खत्म हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30, और 30 से कितना कम हो जाएगा सर, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ये हो जाएगा 12/15। तो 3 × 12, 3 × 5 = 15। तो ये सर आपका ले रही है 2 घंटे, 4 × 5 × 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 48 मिनट। तो आपको यहाँ समझ में आया कि सर 2 घंटे 48 मिनट ये टाइम ले रही है। कितने ले रही है, 2 घंटे 48 मिनट। तो इस 2 घंटे 48 मिनट को आपको जोड़ लेना है किसमें, ये इनिशियल वाले टाइम में, किसमें, बी वाले के। तो 9:20 AM पे ट्रेन आपकी निकली थी, इसको 2 घंटे 48 मिनट और लगेंगे बस। तो कितना हो जाएगा, तो 9 है। तो 9 से आप देखेंगे आपको 2 घंटे, 9 2 11 हो गए आपके। तो 11 आवर तो है ही, फिर ये 20 मिनट भी हैं, और यहाँ से उधार ले लो कितने, 40 मिनट। तो कितने हो गए, 12 बज गए। कितने बज गए सर, 12। और 12 बज के हो कितने गए आपके पास, 8। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये आपको समझ में आ भी गया होगा, थोड़ा आपको डिटेल में भी समझा दिया है। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की व्यापारिक छूट देता है। यदि इस उत्पाद का अंकित मूल्य 6500 रुपये है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई इससे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे और क्या पूछेगा, बताइए। ये बोल रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% व्यापारिक छूट। आपको पता है कि जब भी MRP पे हम डिस्काउंट देंगे तो क्या निकल के आता है, बताइए, सेलिंग प्राइस। तो यही तो बोल रहा है वो। आपको उत्पाद का डायरेक्ट दे रखा है MRP कितना, 6500, ये हो गया सर आपका MRP। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, MRP में ही डिस्काउंट देंगे। MRP में कितना डिस्काउंट बोल रहा है वो, 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। तो 3/20। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट इसका 3/20 ना करके, क्योंकि 15% का जब वो आपसे डिस्काउंट बोल रहा है, तो आप बोल सकते हैं 3/20 माइनस डिस्काउंट कर देंगे, तो 20 में से 3 गया कितना, 17/20 का रेशो आ जाएगा। तो 17/20 कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों, आपका सेलिंग प्राइस। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लेंगे तो 2 से कितने बचे, 2 दूनी 4, और सॉरी 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक, और 17 5 85 का 5 बचेगा 8, 17 दूनी 34, और 8 4 12 मतलब 42 बचेगा 4, 17 51, और 4 55 25। ओके, 55 25 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? देखिए भाई, एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है धारा की दिशा में चाल 115 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल आपकी 23 किलोमीटर पर आवर है। इस स्थान तक जाने और वापस आने में कुल लग रहे हैं 25 घंटे। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन था एसएससी का, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस है एसएससी का। एक टाइम था जब ये क्वेश्चन बहुत आपके आया करते थे। ठीक है, 16-17 में तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। देखिए, इसको मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में भी बताया था, इसमें डायरेक्ट करेंगे कि आपको पता है कि कोई ट्रेन है, मान लो ये ए है आपकी और ये बी है। ये ए से बी की ओर जा रही है x किलोमीटर पर आवर से, बी से ए की ओर आ रही है y किलोमीटर पर आवर से। ये जा रही है, ये आ रही, तो और टोटल टाइम लग रहा है t घंटे। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं सर, x इंटू बाय अपॉन में x प्लस बाय, और इंटू में लगता है टोटल टाइम t। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, है ना, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो हम यहीं से करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने बोला गिवन है हमें कितना, 115 से जा रही है, तो 115 हो गया। आ कितने से रही, तो बोलो आ रही है 23 से।
टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम लग रहा है 5 और 3 8, मतलब 138 लग गया। ठीक है, 138 लग गया। इनटू में टोटल टाइम कितना है मेरे भाई, तो 25 है। क्योंकि डिस्टेंस निकलेगी एक तरफ की, आपको बोला है आने और जाने की, तो इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 का, तो 2 से मत काट दीजिए, कितने बार चल जाएगा ये, 69 बार। ये कर जाएगा कितने बार, 3 बार। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि 3 आना चाहिए। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अभी 2 ऑप्शन में से एक होगा, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है। ठीक है, पहले थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखो यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। 55 25, यहाँ पे 5 आना चाहिए और नीचे आना चाहिए 3, तो कहाँ से बनेगा, देखो 8 या 24 और 1 25। ठीक है, 3 8 24 और 2 26, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा। 958 सही, 1/3 आपका राइट आंसर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया सर, सीधा सीधा बॉड मास का क्वेश्चन बन गया है। तो इसको कैसे करेंगे सर सॉल्व, आप देखिए यहाँ पे, ये 26 और 6 कितना हो गया, 32, 32 में 14 का कितना हो गया सर, 18, 18 नब्बे हो गया 162, और प्लस हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 232, ऑप्शन नंबर डी जो कि माइनस में। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए, एक हेल्थ क्लब में 55% सदस्य महिलाएं और 45% पुरुष हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु भाई 95 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 85 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु निकालिए। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, बेसिक भी है, तो वैसे ही कर लीजिए कि सर एक क्लब में 55% सदस्य और बाकी महिलाएं हैं। एक हेल्थ क्लब में 55% महिलाएं हैं, तो आप यहाँ मेल और फीमेल लिख लीजिए कि मेल और फीमेल है कितने सर पहले। तो फीमेल ने बोला है 45%, नहीं मेल बोला है 45% और फीमेल बोला है कितनी, 55%। और इसमें बोला यदि पुरुषों की आयु 95 वर्ष है, पुरुषों की एज दे रखा है आपको 95 वर्ष है, और महिलाओं की आयु दे रखा है 85 वर्ष। ठीक है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु आपसे पूछा है। तो देखिए क्या काम करेंगे सर, यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर्स है सर ये डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 9 के 45, 5 से काटेंगे तो 11 बार। बस अब क्वेश्चन ही खत्म आपका। तो क्या करना है, 9 बच 45 का 5 बचा 4, 9 9 में 81 और 4 हो जाएगा 85, प्लस कितना हो जाएगा 11 5 55 का 5 बचा 5, 11 88 और 5 है ना, 8 5 13 93। ठीक है, और जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा सर, 11 और 9 मिलके हो रहे हैं सर आपके 20। ये हो गया सर आपका एवरेज, सभी नंबर का सम अपॉन में जितने भी आपके कैंडिडेट हैं। तो 5 और 5 10 का शून्य बचा 1, 5 और 3 8 और 1 9, 8 8 16 और 1 17, 2 8 16, 2 9 के 18, बचेगा 1 2 5 10, 9.5, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों, यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन है आपका पाइप एंड सिस्टम का। बोल रहा है कि 2 पाइप हैं जो एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 99 मिनट 90 मिनट में भर सकते हैं। एक टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा हुआ है, और यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 50 मिनट में पाइप भर, मतलब पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, आपसे ये पूछा है। तो देखो, एक 2 पाइप हैं, एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 90 मिनट 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। तो जो पहला पाइप है, पहला पाइप इसको भर रहा है सर 99 मिनट में। दूसरा पाइप जो है इसको भर रहा है सर, भर रहा है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा पाइप भर रहा है इसको 90 मिनट में। बताइए यहाँ तक कौन दिक्कत। और टंकी को खाली करने के लिए उसके नीचे एक पाइप भी लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप हम एक साथ खोल रहे हैं, कौन सा वाला, जो निकासी वाला पाइप है, एग्जिट वाला पाइप है, तो भी अगर हम देखें तो पहला पाइप, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ए पाइप है जो पॉजिटिव है, बी पाइप है जो पॉजिटिव है, और ए प्लस बी और माइनस में सी पाइप को भी अगर हम दोनों को चालू करते हैं तो 50 मिनट आपका लग जाता है भरने के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछा टंकी के तल पर लगा हुआ पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी के तल पर लगा पाइप, यदि कोई अन्य पाइप आपका सब बंद है मतलब, ठीक है, और टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो वो आपको एग्जिट पाइप मतलब सी की एफिशिएंसी आपको चाहिए। सीधे सीधा वो आपसे ये बोल रहा है। तो देखो, कैपेसिटी तो निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले पूरा मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अब देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ सबसे पहले एलसीएम की बात, देखो 99 है आपका और 90 है। आपको अच्छे से पता है कि 99 जो है 9 से चल जाएगा, 9 एकम 9,
तो ये 10 हो जाएगा 11 तक रेशो। तो ये जो रेशो इनका अभी तक आया वो कितना आ गया 990। और फिर आपका 50 है, तो 0 से 0 मतलब फिर आपका रेशो बन गया 99 रेशो। मतलब सीधी सीधी बात है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 999 इंटू में 5, ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 990 इंटू में 5, मल्टीप्लाई करके भी रख लीजिए, पता रहेगा कि 9 5 45 का 5 बचेगा 4, 9 5 45 और 4 49, 4950 आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है सर, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क मतलब टोटल कैपेसिटी। तो हमने यहाँ से बोला कि 99 से कितने बार जाएगा सर, तो आप देख रहे हैं 99 से चल जाए 11, 11 5 मतलब ये 990 है ना, इंटू में 5 है, तो ये हो जाएगा 99 से पूरा पूरा चल जाएगा मतलब 50। इसकी एब्सेंसी अगर आप देखेंगे तो कितने बार चल जाएगा ये, 990 इंटू 5 है, 90 से अगर देखोगे तो कितने चल जाएगा, 11 5 55, 55 बार चला जाएगा। और इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल सर, ये 5 से अगर आप देखोगे तो 0 और 99 बार। ठीक है, समझ में आया है ना। चलिए, तो यहाँ ये जो तीनों की एब्सेंसी दे रखी है 99, तो दोनों की एब्सेंसी माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 110 105 में से आपका 99 गया, कितना आएगा बताओ, नेगेटिव एब्सेंसी सी की कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी माइनस में 6 एब्सेंसी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6। तो ख़त्म कहानी। यहाँ 4950 को अकेला सी अगर खाली करेगा इतने टाइम में, सी की एब्सेंसी 6, 6 7 6 8 48, बचेगा 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचेगा 3, 6 पंचे 30, 825। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर क्वेश्चन आसान है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो और आसान है सर। करना क्या होता है, देखिए जब भी आप एलसीएम निकालते हैं किसी फ्रैक्शन का, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, अगर हम एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए सी ई अपॉन में एच सी एफ ऑफ डी डी एफ, ये होता है सर आपका सीधा सीधा। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस संख्या का हमें निकालना है एलसीएम, तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा पहले 4 5 और 8, मतलब अंश का एलसीएम निकालना पड़ेगा, अपॉन में एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका सर, तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लघु महत्तम समापवर्ग बोलते हैं, किसका, 7 21 और 63 का। तो बताइए ऊपर वाले कैल्शियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 8 40। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर 7, एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, तो आंसर आएगा 40/7। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। ये समझ में आया ना, 7 21 63, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 7 है, जिसका सब में भाग जाता है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक सबसे छोटी संख्या, एक वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का क्या जाए, भाग जाए। ठीक, 10 संख्याओं का योग अगर इतना है तो औसत बताइए। बताइए इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या ही दे सकता है एग्जामिनर, मतलब एवरेज इनटू नंबर इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का सम। आपको यहाँ पे 10 नंबर दे रखे हैं, 10 सभी संख्याओं का एवरेज सम दे रखा है 612, तो एवरेज कितना हो जाएगा बताइए, 612 अपॉन में 10 मतलब 61.2। ये वो क्वेश्चन है जिसमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है भाई। करिए इस क्वेश्चन, करिए भाई, क्वेश्चन को करिए। ठीक है भाई, देखो वह कितनी राशि होगी जिस पर 4 वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपका 1560, मतलब इससे आसान क्वेश्चन पूरे सेट में कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखो आपको अच्छे से पता है कि सर अगर हमें रेट पता है, रेट होती है आपकी मतलब R% रेट आपकी होगी, R% आपकी रेट हो गई और टाइम हो गया, तो आपको पता है अच्छे से कि सर एसआई जब भी हम निकालते तो एसआई को लेते हैं हम R इंटू में T%, जहाँ पे प्रिंसिपल हम लेते हैं 100%। इतना हम मान के चलते हैं किसमें, एसआई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाते हैं। फिर इससे ये बोल रहा है भाई कितनी राशि होगी जिस पर 4 वर्षों में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1560 है। तो सर आप देखिए 1560 हमें क्या पता है बताइए, 1560 है हमारा साधारण ब्याज, पर अपने अकॉर्डिंग साधारण ब्याज क्या होगा, R इंटू T%। तो आर कितना गिवन है बताइए, आर है आपका जो एसआई परसेंटेज आप डायरेक्ट निकाल लोगे वो निकल जाएगा R इंटू T%।
और आर इंटू टी परसेंट कितना सर आपके पास, तो बोलोगे सर 4 और 20 80%। ये जो वैल्यू है सर, ये है वैल्यू आपकी 80% की। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ये निकालना हमें, मतलब प्रिंसिपल हमें निकालना, कॉस्ट प्राइस नहीं, हमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, आज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे थे, तो वो वही चल रहा है दिमाग में, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से काट लीजिए तो 8 एक कम 8, 8 8 9 के 72, 8 पन्ना 40। ठीक है भाई, यह जाएगा 1950, यही आपका राइट आंसर। देखिएगा दोस्त, दो संख्याओं का महत्तम समवर्त एचसीएफ और लघुत्तम समवर्त क्रमशः 49 और 490 है। उनमें से एक संख्या 245 से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके पहले जो मैं सेट लगा रहा था ना, वहाँ पे ये सब नहीं पूछा गया था, पर मैंने आपको बातों बातों में ये बता दिया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो पूछ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि पहली संख्या टू दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है सर आपका एलसीएम इंटू एस। डायरेक्ट आपका छोटा सा फॉर्मूला है सर, इसी फॉर्मूले पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। बोल रहा है कि एलसीएम एसएफ कितना गिवन है, तो आप बोलोगे सर 49 गिवन है, और कितना गिवन है 490 गिवन है, अपॉन में पहली संख्या हो जाएगी इसमें से, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो पहली संख्या आ जाएगी कितनी, 245, है ना, 449 490 और 245। बस अब यहाँ पे बस आपको कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन तो आपका कुछ बचा ही नहीं है भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो ये आपका 7 से कटेगा कि 7 सी 49, 7 तिया 21, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 5 बार चला जाएगा, और 5 से चल जाएगा सर, 5 9 के 45, और पन्ना 8 40, 98। ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिएगा भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी लास्ट में। देखो, एक आईपैड का अंकित मूल्य आपको गिवन है 960। इस पर 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, और नगद भुगतान पर 15% की अतिरिक्त छूट भी देता है। नगद छूट के बाद अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा है। चलो, वो सीधा सीधा आपसे ये बोल रहा है कि 960 रुपये का एमआरपी, तो एमआरपी कितना गिवन है बताओ, 960 रुपये। फिर आपको डिस्काउंट वन दे रखा है कितना, 25%, जिसकी 2 छूट दी जा रही है, तो डिस्काउंट वन भी यही हो गया, डिस्काउंट टू भी आपका 25% ही हो गया। और उसके बाद नगद भुगतान पर आपको 15% की और छूट, मतलब D3 आपको दिया जा रहा है 15% का डिस्काउंट। तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी कर सकते हो सर, 25%, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर एमआरपी रेशो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25% मतलब 4, 4 से 3, 4 से 3 2 बार डिस्काउंट दे दिए, और ये होता 15% मतलब 3 से 20, 20 से हो गया कितना 17, हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 320, 3 तिया 9, 17 9 153। ठीक है, तो 32, 320 की वैल्यू दे रखी है 960 एमआरपी, तो 3 मल्टीपल में बैठा है, तो ये भी 3 मल्टीपल में देख लो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15 का 5 बचे, 3 तिया 9 और 1 10, 1059। अरे क्या कर दी, 3 तिया 9, 3 5 15 का 5 बचा, 1 3 कम 3 और 1 4, 459। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए देखिए, एक शंक्वाकार टोपी का आधार का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। 112 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से टोपी की सतह को रंगने की लागत आपसे पूछना है। टोपी की सतह को देखो, वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि एक वो बनाया उनने क्या, शंकु। टोपी कैसे होती, ऐसे होती, जिसमें कि ये होगी सर आपकी टोपी। ठीक है भाई, है ना, टोपी का जो आकार है वो शंकुनुमा आकार होता है। और ये बोल रहा है कि इसका आधार का व्यास मतलब 2r इज इक्वल टू 40, तो मेरे भाई r इज इक्वल टू हो गया 20। ठीक है भाई, ऊंचाई आपको गिवन है, तो ऊंचाई आपको कितनी बता दिया है, हाइट आपको बता दिया है 21। ठीक है, चलिए, तो आपको देखिए, इसको अगर रंगना है, मतलब आसपास से रंगना है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया लगेगा, और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है इसका पाई आर एल। अब हमें निकालना है क्या, एल, और एल निकालने में भी आपको अच्छे से पता होगा कि ये आपको दे रखी है 20, ये दे रखी है आपको 21। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका क्या, हमें निकालना है इसका पर क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस निकालना है।
तो कितना होता देखिए 20 21 है, तो अगर ये परपेंडिकुलर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा पाई आर एल, एल निकल जाएगा सर आपका यहाँ से। तो 20 20 कितना होता है, 20 का होता है 400, ये 441, तो एक चार 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 आठ, 841, 20 कितना 29 का होता है सर, ये कितना होता है आपका 29। तो बस कहानी खत्म यहाँ से। अगर किसी को पाइथागोरस ट्रिपल याद है 20 21 29 होता है तो क्वेश्चन आपका और जल्दी हो जाएगा। तो बस यहाँ से आप निकाल लीजिए सर। तो पाई आर एल मतलब 22/7, आर कितनी बताइए, आर है 20 और एल है हमारा 29, और इसको पूरे को रंगने में कितना क्या लग रहा है सर, तो 112 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर लग रहा है। ये बाकी सब सेंटीमीटर में दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये पूछ रहा है ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 7 से देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। अब यहाँ से इनडिजिट भी हो सकता है कि 9 छिक्के 54, 4 4 दूनी 8, तो 22 इंटू में 20 इंटू में 29 इंटू में 16, ये है सर आपका कैलकुलेशन। कुछ नहीं करना है इसमें। और 9 4 4, चलो मल्टीप्लाई कर लो, 22 दूनी कितना हो गया 44, 440 हो गया। 16 16 चौके 64 का 4 बचेगा 6, 16 चौके 64 और 6 70, 0 4 4 7 7440 हो गया। और इंटू में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 माइनस 1 का, ठीक है 0 0, तीचों के 12 का 2 बचा 1, तीचों के 12 13 3 बचा 1, 7 21 और 1 22, और माइनस में कर दो 30, तो 0 10 में से 3 गए 7। हाँ जी 7, एक ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। पूरा पूरा नहीं करना है। करिए जरा क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे बोला गया कि ये आपका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है आसान सा क्वेश्चन है कि बोल रहा है ए प्लस बी का न्यूनतम मान बताओ। देखो बोला है 3 से विभाज्य, भाई 3 से संख्या कोई कब विभाज्य होती है, 3 से संख्या जब सभी अंकों का डिजिट का सम क्या हो जाता है 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। चाहो तो इसको आप ये भी देख सकते हो कि 3 से विभाज्य डिजिटल सम 3 होना चाहिए, तो 3 ही दिख रहा, पर ठीक है हम बेसिक से भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं। अब देखो यहाँ पे 8 और 4 12 और 6 18 और 1 19, कितना हो गया सर 19, प्लस में आ जाएगा ए प्लस में आ जाएगा बी। अब मुझे बताओ 19 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी किससे डिविजिबल है 3 से, तो 30 7 21 होता है। तो मतलब कितना बनाना पड़ेगा सर इसको लिए, यहाँ पे आपको न्यूनतम वैल्यू अगर 2 रहेगी ए प्लस बी की तो वो क्या हो जाएगी 21, मतलब आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है और 71% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। तो एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, जो मान लीजिए कितना है 100 है। एक दुकानदार है जो कितना ज़्यादा एमआरपी हाइक करता है, तो बोल रहा है 90%, मतलब ये हो गया सर 190। अब 71% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देना चाहिए, मतलब उसको 71% का लाभ भी कमाना सर। तो कॉस्ट प्राइस है ये बीच में हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो इसको 71% का क्या कमाना है लाभ, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 171, 71 रुपये का लाभ हो गया। अब उसको डिस्काउंट देखना है कि भाई 190 से 171 कितने का डिस्काउंट हुआ, कितने का डिस्काउंट हुआ ये आपको पता होना चाहिए। और जब भी आप डिस्काउंट परसेंट निकालते हो तो वो हो जाता है डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी टू में 100%। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो आपको यहाँ डिस्काउंट परसेंट ही निकालना है। आपको क्या निकालना सर यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 190 की चीज़ थी 171 रुपये, 171 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 180 हो जाएगा, मतलब 19 रुपये। कितने रुपये का डिस्काउंट मिला सर इसको 19 रुपये का। 19 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है भाई को किस पे 190 पे इंटू में 100%। तो भाई ये आपको साफ दिख रहा है कि कितने का छूट मिल रही है बताओ, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर है जी। अरे आया समझ में। देखिए वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व अमन की आयु चमन की आयु से 4 गुना थी। वर्तमान से 3 वर्ष बाद अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी होगी। अमन की वर्तमान आयु आपसे पूछा है।
तो वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, मान लो ये प्रेजेंट है भैया आपकी, ये प्रेजेंट एज है आपकी, है ना। इसमें दो व्यक्ति हैं, अमन। वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व मतलब कितने वर्ष पूर्व? 3 वर्ष पूर्व। अमन की आयु, अमन की जो आयु है, और ये चमन हो गया। अमन की जो आयु है वो चमन की आयु से 4 गुना, मतलब चमन की आयु अगर 1 है तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। फिर वर्तमान से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से फिर 3 साल आगे की बात करें, तो 3 वर्ष बाद अमन की जो आयु है वो चमन की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। चमन की आयु अगर 1 है तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो अमन की वर्तमान आयु आपको निकालना है। देखो सीधी सीधी बात यह है, आप यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया सर, 3 और 3 मिलके कितने वर्ष का हो गया? 6 वर्ष का डिफरेंस हो गया। कितने वर्ष का डिफरेंस हो गया? 6 वर्ष का। तो सबसे पहले ना आप रेशो सही कर देंगे। देखो यहाँ 6 वर्ष तो दिख नहीं रहा कहीं, तो रेशो कैसे करते हैं बताओ? इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना हो गया बताइए? 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करना है इस वाले रेशो में, और 3 का मल्टीप्लाई करना है इस वाले रेशो। देखो क्या हो जाएगा आपका रेशो, ये आपका अमन, ये आपका चिमन। रेशो आपका हो गया सर कितना? ये 4:1। और ये रेशो कितना हो गया आपका? 3 दूनी 6, 3 एकम 3। बोलो बात आई समझ में? ठीक। अब देखो अगर आप एज बढ़ा रहे हो सबकी, तो कितनी बढ़ रही एज आपकी? बढ़ रही 2 वर्ष। पर एग्जामिनर बोल रहा है 2 वर्ष नहीं, कितनी बढ़ाना है? 6 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इनकी एज, कि अमन और चमन की एज कितनी हो जाएगी? तो 6 चौके 24 वर्ष और 6 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा है? वर्तमान एज, मतलब कि ये जो उम्र थी ये 3 वर्ष कब की थी? पहले की। तो 3 वर्ष और जोड़ दो इनमें सब में, कितना हो जाएगा बताओ? 24 और 3 27 वर्ष, और 6 और 3 9 वर्ष। 27 वर्ष और 9 वर्ष। किसकी पूछा है वैसे? अमन की वर्तमान आयु। तो अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 27। वर्तमान आयु 3 वर्ष पहले, और से 3 वर्ष पहले तो 24। तो सर कुछ गलत कर दिए सर। अमन की वर्तमान आयु 27 वर्ष आ रही है, अमन की वर्तमान आयु 24 में 3 जोड़ दिए। अरे रे सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली है? 3। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। प्लस 3 जोड़ोगे इसमें तब कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आंसर। ठीक है दोस्तों, बताइए। अभी 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें करना है अभी। ठीक है, देखिए भाई, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो माध्य आपको निकालना एक तरीके से एवरेज ही होता है माध्य। ठीक है, तो सबको जोड़ लीजिए और डिवाइड में जितने नंबर है उनको कर लीजिए। कितना हो जाएगा देखो, देखो ये 12 और 8 मिलके हो गया 20। ठीक है, 17 और 3 ये भी मिलके हो गया 20। 18 और 2 कहीं है क्या? हाँ, ये 18, ये 2 ये भी मिलके हो गया 20। ये 17, ये 3 फिर से मिलके हो गया 20। ठीक है, 16 और 4 ये भी मिलके हो गया 20। 9 और 11 ये भी मिलके हो गया 20। 17 3 फिर से मिलके हो गया 20। 19 और 1 मिलके हो गया 20। ठीक है, 15 और 5 फिर से मिलके हो गया 20। और ये 20 आपका ऑलरेडी है ही। फिर ये आपका यहाँ से क्या बचा? 17। 17 3 17 17 17 17 बच रहा है सर, तो नहीं बचना चाहिए। 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 200 हो रहा है। 17 पहले गिन ली सर हमने। टोटल कितना हो रहा है सब? 200। और कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डिवाइड में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? नंबर डी। देखिए भाई, दिए गए आंकड़ा समुच्चय है, आपके यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं। x ग्रेटर देन आपको 1 लेना है, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है, यदि माध्यिका आपकी 7 है। ठीक है, तो माध्यिका 7 होना चाहिए, मतलब बीच में आपके माध्यिका में क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। देख लो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या होगा तो बताओ यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर 2x - 3 हो सकता है सबसे छोटा। फिर उसका थोड़ा आगे जाओगे तो हो सकता है x+1 हो सकता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे x+4 हो सकता है। ठीक है, फिर ऐसा आगे तक चलते रहेगा। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो अलग अलग। अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 है ना, 3 दे रखा था। 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए 3, 3 और 1 4, और 3 और 4 कितना हो गया? 7। देखो 7 निकल के आ रहा है, और 7 ही तो माध्यिका थी, 7 ही तो माध्यिका है, मतलब ये क्वेश्चन आपका सेटिस्फाइड हो गया। ऑप्शन नंबर ए के बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आपके भाई सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी का सेट नंबर दूसरा आपका यहाँ पे हो चुका है।
इसमें सभी 35 क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो आपको बस अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और नए कंटेंट के लिए आपको अपडेट रहना है कि मान लो कभी भी आपका कंटेंट आया तो आपको देख लेना भी अच्छी तरीके से, और प्रॉपर नोट्स आपको बना के चलना है। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप एमपी से छिंदवाड़ा में हैं, तो छिंदवाड़ा के आसपास अगर आप हैं तो आप छिंदवाड़ा में मानसर कॉम्प्लेक्स में चर्च गेट के सामने फर्स्ट फ्लोर पर आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट का आपको ऑफिस मिल जाएगा। वहाँ आके आप सारी डिटेल और अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं और ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।